हेलो, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो दूसरी पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका जो सबसे पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां यानी चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, इस महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ये बेहद खास और इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कई अर्थों में समझना आवश्यक है। एक तो आपके सिलेबस में आपको समझना ही है, दूसरा अगर आप राजनीति और इतिहास दोनों को साथ लेकर एक लकीर खींचना चाहें, एक समझना चाहें, समझ विकसित करना चाहें भारत के संदर्भ में, तो भी ये चैप्टर आपकी काफी मदद करेगा कि भाई जब देश को आजादी मिली तो उस समय देश के सामने प्रमुख 2-3 चुनौतियां कौन सी थी। चुनौतियां तो अंबार लगा हुआ था, लेकिन प्रमुख 1-2 जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसमें हम आज के सेशन में मैं परिचय लेकर आपके सामने उपस्थित हूं कि भाई जैसे हम हर चैप्टर में करते हैं कि एक्चुअली हम इस पाठ में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम प्रकाश डालेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख के चलनी है, जिसके आलोक में या जिसके संदर्भ में हम चीजों को समझेंगे, और आखिर राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या है, वो फिर इसके आगे की सेशन से हम शुरुआत करेंगे। पर इससे पहले कि ये इंपॉर्टेंट सेशन में शुरू करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 100% क्वालिटी कंटेंट मिलता है, बिल्कुल निःशुल्क। यानी आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, यहां 1 या 2 चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नहीं बोला जाएगा। आपके सारे सिलेबस को हम निःशुल्क रूप से कवर करते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, और थोड़ा सा देखते हैं कि भाई एक्चुअली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, हमने इससे पहले जो बुक 1 देखी थी समकालीन विश्व राजनीति, इसमें हमने विश्व राजनीति की चर्चा की थी। अब हम भारत के संदर्भ में चीजों की चर्चा कर रहे हैं। तो हम सबको पता है कि भारत को आजादी मिली थी 1947 में, टू बी मोर प्रिसाइज 15 अगस्त। ठीक, ये हमको मिली थी आजादी, और हमने 26 जनवरी 1950 को अब क्या किया, अपने देश का संविधान लागू किया, है ना। और 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू किया तो उस दिन से भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन खास करके इस 47 से 50 के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं घटी, और फिर 50 के बाद भी लगातार हम कुछ चीजों को लेकर जूझते रहे, और कुछ चुनौतियां हमारे सामने आज भी खड़ी हैं। विशेषकर इस चैप्टर में हम इस 1947 या 46 से लेकर 1955-56 या 1960 के आसपास की चीजों को थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें जैसे मान लीजिए एक तो जिसकी चर्चा नहीं भी विशेष रूप से होगी, पर आपको ध्यान रखना है ये कि एक तो संविधान सभा में संविधान निर्माण चल रहा था, ठीक है ना। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग चल रहा था 1946 से ही। ये अपने आप में एक चुनौती थी कि भाई इतने बड़े डाइवर्स या इतने बड़े जिसको आप कह सकते हैं कि विविधताओं से भरे देश के लिए एक संविधान देना जिस पर सब सहमत हो, है ना। और इसमें एक चुनौती की बात हम करेंगे भी, जो भाषा के आधार पर चुनौती बार बार हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद जो दिखाई दे रहा था वो दिखाई दे रहा था भारत का विभाजन। ठीक, ये हम अभी डिस्कस तो करूंगा, पॉइंट्स में है, लेकिन जो चीजें आपके सामने अब इस भारत के विभाजन में सिर्फ जो दिखाई पड़ रहा है यही नहीं, इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स काम कर रहे थे, जैसे कि सांप्रदायिक तनाव, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना का जो पूरा प्रकरण था, है ना, ये सारी चीजें। साथ में भारत के विभाजन के साथ समस्या आ गई शरणार्थियों की, ठीक है। इसके अलावा फिर कश्मीर इश्यूज और इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण कुछ परेशानियां थे जिस चुनौती के रूप में हम जिसका सामना कर रहे थे, जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो एक तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है, मतलब व्हाट इज नेशन बिल्डिंग। एक तो सबसे बड़ा सवाल यह आएगा कि भाई राष्ट्र निर्माण जिसकी आप बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, आखिर नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, राष्ट्र निर्माण आप किस चीज को कहेंगे, उसकी अवधारणा क्या है। उसके बाद अब आप एक चीज समझिए, राष्ट्र निर्माण में नेहरू का दृष्टिकोण मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप इस कालखंड की बात करेंगे, आगे हम नियोजित विकास की बात भी करने वाले हैं, और आगे फिर वैदेशिक संबंध की भी बात करने वाले हैं भारत के संदर्भ में, तो आपको ही पता है कि स्वतंत्र भारत में जो पहली सरकार बनी, चाहे वो अंतरिम सरकार थी चाहे चुनाव के बाद, उसके नेता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। मतलब कि प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और भारत के नीतियों के निर्धारण में सबसे प्रमुख उनकी भूमिका रही। भाई जैसे मान लीजिए आज मोदी गवर्नमेंट में कोई भी काम हो रहा है,
ठीक है, चाहे वो कोई भी मंत्रालय और नेता कर रहा है, वो मोदी एरा में कहा जाएगा, वो मोदी की नीति कही जाएगी। ऐसे उस समय नेहरू की नीति थी। अच्छा, दूसरा, जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास विदेश मंत्रालय भी रखा था, तो पूरी दुनिया में भी क्या दृष्टिकोण था, वो नेहरू का दृष्टिकोण माना जा रहा था। तो एक तो राष्ट्र निर्माण में नेहरू का क्या दृष्टिकोण था, यह इंपॉर्टेंट समझना है। यानी उस समय की सरकार क्या दृष्टिकोण लेकर चल रही थी, क्या वो समाजवाद की तरफ झुकी हुई थी, क्या वो पूंजीवाद की तरफ झुकी हुई थी, क्या वो दोनों में से किसी एक गुट का हिस्सा थी या नहीं थी। क्योंकि पूरी दुनिया में जब भारत आजाद हुआ, आपको मैंने पहले भी बहुत डिटेल में चर्चा किया है कि 1945 से ही पूरी दुनिया में क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। और इस शीत युद्ध में पूरी दुनिया क्या थी, दो खेमे में बटी थी। एक खेमा जो अमेरिका के पीछे चल रहा था पूंजीवाद में, और एक खेमा जो सोवियत संघ के पीछे चल रहा था साम्यवाद या समाजवाद को लेकर। तो क्या भारत इनमें से किसी एक का हिस्सा था या नहीं था, या भारत को यह लगा कि राष्ट्र निर्माण करना है तो हमें दोनों गुटों की कुछ कुछ सहायता चाहिए और हमें एक मिश्रितवादी अप्रोच अपना चाहिए, मिक्स्ड इकोनॉमी जाना चाहिए। तो इस नेहरू के दृष्टिकोण को थोड़ा देखेंगे। अच्छा, ये तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है। तो नेहरू क्या चाहते थे कि एक क्या प्रजातंत्रात्मक सत्ता हो, एक पूंजीवादी सत्ता हो, एक ऑटोक्रेटिक व्यवस्था हो, क्या हो। तो नेहरू के दिमाग में दो तीन चीजें बड़ी क्लियर थी, हम आगे देखेंगे कि एक वो चाहते थे क्या, एक तो वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, क्योंकि उस समय पूरा देश दंगे की आग में जल रहा था, तो उनको लगा कि नहीं, धर्मनिरपेक्षता जो है, यानी कि सेकुलरिज्म इंपॉर्टेंट है, सभी धर्मों में समानता हो। ठीक। दूसरा क्या था, दूसरा वो लोकतंत्र के पुरजोर समर्थक, और इसको लेकर तो किसी के मन में डाउट नहीं था, लोकतंत्र, ठीक, और कल्याणकारी राज्य, है ना, यानी वेलफेयर स्टेट, जो सबकी चिंता करे, जो जिसमें समाजवाद का पुट दिखाई पड़ता है, पर पूरा साम्यवादी विचारधारा की सरकार नहीं थी, कल्याणकारी राज्य की बात। ये दो तीन चीजें नेहरू के दृष्टिकोण में बहुत विशेष रूप से शामिल थी, बहुत क्लियरली उनका दिमाग में ये चीज फिट थी। तो एक तो ये चीज आपको विशेष रूप से दिखाई पड़ेगा। फिर जो अगली चुनौती की हम चर्चा करेंगे, जो अगली इंपॉर्टेंट चीज की चर्चा करेंगे हम, वो करेंगे विभाजन की विरासत, यानी कि पार्टीशन, है ना। तो आपको पता है कि देश में जब आजादी हुई तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ, माउंटबेटन प्लान था। उसके पहले बहुत प्रयास किए गए कि जिन्ना को समझा लिया जाए, पर वो समझने को तैयार नहीं थे। तो बाद में ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो देशों में बंटवारा होगा, और वो बंटवारा किस आधार पर होगा, वो धर्म के आधार पर होगा, ठीक है ना। और इसके पीछे जो लॉजिक काम कर रहा था, जिसकी चर्चा हम करेंगे, वो था द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू नेशन थियरी, ठीक है, जो मुस्लिम लीग जिसको लेकर आगे बढ़ रहा था, टू नेशंस थियरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है। इसकी चर्चा हम करेंगे डिटेल में और समझेंगे कि क्या मतलब था, ठीक। अब इस द्विराष्ट्र सिद्धांत से सीधे सीधे मतलब यह था कि भाई भारत और पाकिस्तान ये दो देश बनने चाहिए, एक हिंदू आधारित देश और एक मुसलमान या मुस्लिम कंट्रीज होनी चाहिए। क्योंकि जिन्ना या टू नेशन थ्योरी को मानने वाले लोग ये कहते थे कि भारत जो है, हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का देश है, और इस देश में मुस्लिमों का हित सुनिश्चित किया ही नहीं जा सकता, उन्हें अलग ही अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। तो ये विभाजन की विरासत एक हमें महत्वपूर्ण रूप से देखने के लिए मिली। और जब विभाजन हुआ तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई, और फिर एक समस्या आई शरणार्थियों की, जिस पर हम बात करेंगे। शरणार्थी बोलते हैं रिफ्यूजीज, मतलब कि अपने प्रतिरक्षा या जान माल की जब उनको हिफाजत दिखाई नहीं पड़ती है और वो एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाकर विस्थापित होते हैं, तो वो शरणार्थी कहलाते हैं। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा म्यांमार से रोहिंग्यास भाग के आए थे, चकमाज आपने सुना होगा, है ना। तो उस समय भी क्या हुआ कि भारत से कई सारे जो वहां पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू थे, उन पर बहुत अत्याचार होने लगा, और वो भारी मात्रा में भागकर भारत आए। फिर भारत में उन्हें दिल्ली में अलग अलग जगह बसाया गया, रखा गया कैंपों में। तो ये बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक बोझ भी भारत पर पड़ा। तो ये भी समस्या बहुत दिनों तक चलती रही, और आज भी जो है इसको लेकर गाहे बगा है, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। तो ये शरणार्थी वाली समस्या सामने आई। फिर जो बहुत बड़ी समस्या जो ऐतिहासिक बनी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी चर्चा हुई और आज भी है, हालांकि हमने इसका निदान तो कर ही दिया है, हाँ पीओके वाला थोड़ा बाकी है, वो भी ले लेंगे किसी दिन। तो कश्मीर की समस्या हमारे सामने आई, जो एक बहुत अपने आप में जटिल समस्या बनकर आई। अब कश्मीर की समस्या में जो इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि भाई देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी, 565 के आसपास, ठीक है। अब जब बंटवारा हुआ तो भारत सरकार अधिनियम आया, फिर ये कहा गया कि भाई जितने रजवाड़े हैं वो चाहे तो अपना विलय भारत में कर लें, चाहे तो अपना विलय पाकिस्तान में कर लें, और चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका आई और लगभग बहुत सारे रजवाड़े हमारे अंदर शामिल हो गए। हैदराबाद के निजाम को ठोकना पीटना पड़ा, जूनागढ़ वाला भाग गया, लेकिन
कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने कहा कि वो स्वतंत्र रहेंगे। अब पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि भाई ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, मुस्लिम बाहुल्य लोग हैं, तो वो हमारे में चिपक जाएंगे। तो उसने पहले प्रयास किया, लेकिन हरि सिंह ने ठुकरा दिया। तो उसने कबायली जो होते हैं, जो आदिवासी थे, उनको चढ़ा के और कश्मीर पर हमला करवा दिया। तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, तो भारत ने ये कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, पहले आप अपना विलय भारत में करिए। तो उसको एनेक्सेशन किया गया, कश्मीर का कुछ शर्तों के साथ भारत में विलय हुआ। वही शर्तें धारा 370 में मेंशन थी, जैसे कश्मीर का अलग संविधान होगा, जैसे कश्मीर के लोग अपना निर्णय खुद चुनेंगे, कश्मीर में बाहर लोगों को आकर बसने, और इस तरह की कई सारे प्रावधान 370 में आपको पता है थी। तो भारत का विलय हुआ। अब जब विलय हुआ तो अब इसमें क्या हुआ, भारत पाकिस्तान में जंग भी हुई उसको लेकर, कबायलियों के साथ बेसिकली। फिर सीज फायर हुआ, मामला यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया, और वहां संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को ये बोला कि आप पहले अपना सैनिक वापस बुलाइए जो आज पीओके में घिरा हुआ है, और तब भारत वहां जनमत संग्रह के बारे में सोचेगा। पाकिस्तान कहता है कि भारत को जनमत संग्रह करवाना था, भारत ने कहा था शांति होगी तो हम करवा लेंगे, देखेंगे। तो पाकिस्तान कहता है कि भारत ने जनमत संग्रह के बारे में बोला था और आज तक जनमत संग्रह नहीं कराया। भारत ये कहता है कि भाई आप तो सेना लेकर वहां से हटे ही नहीं, तो आप जनमत संग्रह की बात क्या करते हैं। तो पहला ही शर्त आपने तोड़ दिया। यूएन ने कहा था पहले सेना हटाओ फिर जनमत संग्रह की बात होगी। दूसरी बात ये आती है कि भाई कश्मीर के लोगों ने उसके बाद कई चुनावों में, कई इलेक्शंस में अपने नेता चुने, अपनी सरकार चुनी, अपना भाग्य विधाता वो खुद बन चुके हैं। अब जनमत संग्रह वाली बात का कोई मतलब ही नहीं रह गया। दूसरी जो वहां पर बात आती है वो ये आती है कि भाई कश्मीर के लोगों ने अपना संविधान खुद बनाया है। उस संविधान में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भाई हम भारत में अपना विलय स्वीकार करते हैं और आने वाले समय में हम इसमें कोई भी संशोधन नहीं करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो अब ये जितनी बातें पाकिस्तान की तरफ से आती हैं वो खोखली हो गई। तो एक तो हम कश्मीर समस्या को देखेंगे, अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझेंगे। फिर राज्यों का पुनर्गठन और भाषाई संघर्ष, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ी चुनौती भारत के सामने खड़ी थी, कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स मतलब ये हुआ कि आजादी के बाद जो अलग अलग राज्य थे उन राज्यों का पुनर्गठन करना, उन राज्यों को क्या करना, रीऑर्गेनाइज करना, कि भाई आखिर जब देश आजाद होगा तो किस नाम से राज्य बनेंगे। तो इसमें सबसे पहले भाषाई संघर्ष की बात आई कि भाई भाषा भी एक आधार होना चाहिए राज्यों को बनाने का। इसकी जांच करने के लिए एक दर आयोग बनाया गया। दर आयोग ने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक नहीं है। लेकिन भाषा के लिए आयोग बनाने के लिए लगातार मांग चलती रही, लगातार आंदोलन होते रहे, और उसमें एक व्यक्ति ने अपनी जान भी दे दी। उसके बाद फिर रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। उसने कुछ सुझाव दिए, उसने लगभग 16 राज्यों की संस्तुति की, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की, और फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया, यानी अधिनियम बनकर आया, और उसमें अलग अलग राज्य है, और आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य बना मद्रास से काटकर, जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो ये भी अपने आप में एक चुनौती थी। इन्हीं कुछ चुनौतियों को लेकर हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं। आई होप कि आपको अब थोड़ा थोड़ा इसका बेस समझ में आ रहा होगा, इसका आधार समझ में आ रहा होगा कि हम किस हिसाब से बात करने वाले हैं। तो ये हम पढ़ने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इससे पहले कि मैं मेन चैप्टर स्टार्ट करूं, हमें एक इसका परिचय या इसका बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए। बैकग्राउंड क्या है? असंख्य बलिदान और दशकों के प्रयासों के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम 1857 में हमने पहला प्रयास किया, फिर हमने 1905 में स्वदेशी आंदोलन, 1920-21 के आसपास असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तमाम आंदोलन, तमाम प्राणों की आहुति दी गई, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी, महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की लौ गाथा। तो ये सभी लोगों का जो कुर्बानियां हैं, सभी लोगों का जो प्रयास है, इससे हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। पर जो ये आज़ादी मिली वो इतना आसान नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत कठिन चुनौती थी और कहीं ना कहीं कांटों का ताज था। लेकिन दो बात बहुत क्लियर थी। जब आज़ादी मिली तो देश का निर्माण कैसे, उसके लिए तो हम संविधान बना ही रहे थे। भाई दिसंबर 1946 से संविधान सभा काम करने लगी और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन में, जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। लेकिन हमारे सामने दो बात बहुत क्लियर थी कि जो हम देश बनाएंगे उसमें 2 चीजें होंगी। एक, स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक शासन यानी डेमोक्रेटिक रूल, एक हमारे सामने ये बहुत क्लियर था।
कि हम बहुत दिन तक परतंत्र रहे हैं, उसके पहले राजशाही शासन में रहे हैं। अब जब भी हम सत्ता संभालेंगे तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ ही संभालेंगे, तो डेमोक्रेसी हमारे देश में होगी, इस पर लेकर कोई किंचित संदेह नहीं था। दूसरा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जिसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है जो सभी व्यक्तियों की चिंता करे, ठीक पायदान में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो वेलफेयर स्टेट की कामना हम कर रहे थे कि हम एक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे जिसमें सभी व्यक्तियों का कल्याण हो, सभी व्यक्तियों की सरकार चिंता करे, और ऐसा नहीं कि अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए, और जो अंग्रेजों ने उपेक्षा की है उसमें हम समानता लाने का प्रयास करें। ये दो चीज हमारे सामने बहुत क्लियर थी, लेकिन इस दो चीजों को लागू करने के लिए चुनौतियां भी हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी थी। क्या चुनौतियां थी उसकी चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। लोकतांत्रिक शासन में भी कुछ चुनौतियां थी, जैसे मान लीजिए इतने दिनों तक अशिक्षित समाज बहुत ज्यादा था, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति वो सुचिता नहीं थी, उसमें वो शासन स्थापित करना एक चैलेंज से कम नहीं था। और कल्याणकारी राज्य के लिए क्या है, संसाधन बहुत चाहिए जो हर व्यक्ति को पहुंचा सके मदद। तो आजादी के बाद आर्थिक विषमताएं और आर्थिक परिस्थितियां इतनी जटिल थी कि इट वाज नेवर इजी कि हम सभी व्यक्तियों तक रिसोर्सेज पहुंचाते, और हो भी नहीं पाया, गरीबी चलती रही, समस्याएं आती रही, जिसको डूल करने के लिए फिर हमने 5 ईयर प्लान का रास्ता अपनाया, पंचवर्षीय योजनाएं, ये मैं नियोजित प्लान वाले में कुछ चैप्टर में पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये दो चीजें तो हमारे सामने राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद क्लियर थी कि हम लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करेंगे और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। तो अब इससे पहले कि मैं ये चैप्टर शुरू करूं, आप ये देख लीजिए कि मोटे तौर पर हमें कौन सी मुख्य चुनौतियों का सामना राष्ट्र निर्माण के समय करना पड़ा। पहली चुनौती एक ऐसे भारत के निर्माण की थी जो विभिन्न स्तर पर व्याप्त विविधताओं को आत्मसात कर सके, ताकि अनेकता में एकता, जिसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारे सामने पहली चुनौती क्या थी, बताइए। हमारे सामने पहली चुनौती ये थी कि जो अलग अलग धर्म, जाति, भेदभाव, रंग के लोग हैं उसमें एकता ला सके। देखिए, भारत में वैसे ही विभाजन का भी समस्या चल रही थी, और विभाजन की समस्या जब चल रही थी उस समय ये क्लियर करना कि भाई सभी लोगों में बराबरी का माहौल रहे, सभी लोगों में एकता रहे, सभी लोगों में कोई विभाजनकारी शक्तियां व्याप्त न हो, इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा, केवल धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं थे, जाति के आधार पर था, आर्थिक आधार पर था। तो हमारे सामने राष्ट्र निर्माण से पहले सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वी कैन इंश्योर अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो विविधता है, जो अलग, विविधता मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग धर्म के, जाति के, संप्रदाय के, उन सब में एकता स्थापित करना। तो पहली चुनौती हमारे सामने ये थी। दूसरी चुनौती भावी भारत को लोकतांत्रिक धरातल की संचालन की थी, ध्यान से, ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति को राष्ट्रीय विकास के लाभ प्राप्त हो सकें। सो आवर सेकेंड चैलेंज वॉज एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि लोकतांत्रिक धरातल पर ले आना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले से बहुत लोगों के अंदर राजा महाराजा वाली टेंडेंसी बनी हुई थी, है ना, कई रियासतों को हमने मिलाया था। उसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी लोगों को हिस्सेदारी हो सके ऐसी सुचिता, ऐसी जागरूकता भी सभी लोगों में नहीं थी। इतना आसान नहीं था कि भारत जैसे देश जहां पर बहुत कम शिक्षित लोग थे, जहां पर डेमोक्रेसी का भी बहुत सदियों से कोई अभ्यास नहीं था, वहां लोकतंत्र स्थापित कर सके। तो हमारे सामने दूसरी बड़ी चुनौती तो ये भी चल रही थी। तीसरी चुनौती समानता पर आधारित समाज के निर्माण की थी, ताकि विकास के लाभ न्याय संगत ढंग से सामान्य व्यक्ति तक पहुंच सके। तो पहली चुनौती क्या थी, यूनिटी बनाना। दूसरी चुनौती क्या थी, डेमोक्रेसी। और तीसरी चुनौती समानता यानी इक्वालिटी स्टैब्लिश करना, और उस इक्वालिटी से जस्टिस देना, यानी सबको न्याय देना। न्याय देने का मतलब क्या है, न्याय देने का मतलब है जिसका जो अधिकार है वो मिले। जैसे आपने सुना होगा ना, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, आपके संविधान में भी ये निहित है, सामाजिक न्याय। इसका क्या मतलब है, सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि समाज के हर वर्ग को उसका अधिकार मिले। जैसे आप लोगों ने कई बार, आजकल चर्चा चल रही है, बहुत चलती है कि जो है जातीय जनगणना होनी चाहिए। लोग कहते हैं सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कौन सी जाति का कितना नंबर है ये पता करिए और आरक्षण वगैरह उसी हिसाब से दे दीजिए, ऐसा कहना चाहते हैं। तो सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों तक बराबरी से संसाधनों का उनका वितरण हो, उनको जो हक हो वो मिलता रहे। और इक्वालिटी, जब सबको आप समान समझेंगे, कोई जाति का भेद नहीं होगा, कोई धर्म का भेद नहीं होगा, तभी तो उनके साथ न्याय होगा। इसलिए तीसरी चुनौती थी कि हम क्या करें, समानता पर आधारित एक समाज बनाएं।
इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए संविधान में अल्पसंख्यकों तथा विकास प्रक्रिया में पूछे छूटे वर्गों के लिए विशिष्ट प्रबंध किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, एक रिजर्वेशन जो विशेष प्रबंध है, इसका कुल मतलब है आरक्षण। ठीक है, आरक्षण की भी सुविधा की गई है महिलाओं के लिए, पीछे छूट SC ST वर्ग के लिए। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी संविधान में शामिल किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 आपने देखा होगा। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो सरकार को एक आदेश देते हैं कि सरकार को ऐसे काम करना चाहिए, जो अशिक्षित है उसको मुक्त शिक्षा देनी चाहिए। पर अलग अलग तरह के नीति निर्देशक तत्व हैं जो सोशल सिक्योरिटी जस्टिस की बात करते हैं, माने सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, सभी तरह की राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो ये 3 तरह की मुख्य चुनौतियां भारत के राज्य निर्माण में थीं, या भारत के निर्माण में थीं एक राष्ट्र के तौर पर। ठीक, वैसे तो चुनौतियां हम कई सारे देखेंगे, मान लीजिए कश्मीर की समस्या आई, शरणार्थियों की समस्या आई, भाषा के संघर्ष की समस्या आई, उसकी तो देखेंगे। पर तुरंत जो हमारे सामने समस्याएं आई देश में आजादी के साथ, वो आई कि कैसे हम एकता स्थापित करें, कैसे हम लोकतंत्र देश में स्थापित करें, एक ऐसे देश में जहां बहुत दिनों से लोकतंत्र रहा ही नहीं, और कैसे हम क्या करें, समानता पर एक समाज बनाए जो जस्टिस या न्याय दे सके। ये प्रमुख रूप से हमारे सामने चुनौतियां रही थी। केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना ही काफी नहीं है, आवश्यकता इस बात की होती है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लाभों को समेकित किया जाए। यानी जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है उससे मिलने वाले जो लाभ है वो सब तक पहुंच सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंश्योर करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को डील करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन है कि भाई जब हमें आजादी मिली तो उस आजादी का लाभ सब तक हम पहुंचा सकें, ये हमारे सामने चुनौती थी। और हमने रास्ता अपनाया कि हम लोकतंत्र के रास्ते पर चलेंगे, हम सामाजिक समानता के रास्ते पर चलेंगे, हम एकता स्थापित करने के मार्ग पर चलेंगे, और इसी के इर्द गिर्द सारी सामाजिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां और विदेशिक नीतियां भी भारत सरकार ने बनानी प्रारंभ करी। जो राष्ट्रवाद, ध्यान से समझिएगा, कभी विदेशी शासन से मुक्ति की दिशा में उन्मुख हुआ करता था, वही स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कृत संकल्प हो जाता है जो न्याय और समानता पर आधारित हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यानी हमारा राष्ट्रवाद भी चेंज हुआ। जो राष्ट्रवाद पहले ये कहता था कि हमें विदेशी ताकतों से आजादी पानी है, अब वो राष्ट्रवाद ये कहने लगा कि हमें न्याय और समानता स्थापित करनी है। देखिए ध्यान से समझिए, यानी राष्ट्रवाद जो है वो धीरे धीरे बदलने लगा। पहले हमारे राष्ट्रवाद कुछ ये कोई सामाजिक न्याय कुछ नहीं था, पहले ये था कि पहले हम देश को आजाद कराएं, पहले हमें अपना फ्रीडम चाहिए। और जब हमने आजादी कराई तो हमने राष्ट्रवाद ये माना कि न्याय और समानता पर वो आधारित होना चाहिए। ठीक, इसकी कामना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की होती है, और हमें ये पता था कि हम इसको तभी कर सकते हैं जब हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में चलें। अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं करेंगे तो लोगों की भावनाओं को सुन नहीं सकेंगे, लोगों के बीच में से प्रतिनिधि निकाल नहीं सकेंगे, और उनका जो वो कहता है ना कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा शासन नहीं चलवा पाएंगे। और जब लोगों के द्वारा शासन होगा तभी वो अपना कल्याण कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे सामने चुनौती थी कि हम ऐसा एक न्याय और समानता पर आधारित समाज बना सकें। राष्ट्रवाद एक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप ग्रहण करता है। ठीक, तो राष्ट्रवाद क्या हो जाता है बाद में, एक वेलफेयर स्टेट का स्वरूप ले लेता है। वो राष्ट्रवाद जो पहले आजादी दिलवाने की बात करता था, वो अब एक वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ता है कि हम सबका कल्याण कर सकें। कल्याण मतलब अगर कोई वृद्ध है तो उसे पेंशन मिलनी चाहिए, कोई विधवा है उसे पेंशन मिलनी चाहिए, कोई विकलांग है उसे पेंशन मिलना चाहिए, कोई बेरोजगार है उसे रोजगार मिलना चाहिए, कोई रोगी है उसे स्वास्थ्य मिलना चाहिए, कोई शिक्षक, कोई विद्यार्थी उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। सो सबकी चिंता करना ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये पूंजीवाद नहीं है कि ठीक है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो कमाएगा वो खाएगा, नहीं। कल्याणकारी राज्य ये बोलता है कि जो कमजोर है, जो समाज में कुचला है, निम्न है, दबा हुआ है, उसको हम उठाएंगे, उसे हम आगे लाएंगे। हम संसाधनों का समान वितरण करने का प्रयास करेंगे, जहां ज्यादा है वहां से लेकर जिसके पास नहीं है उसको देने का प्रयास करेंगे। वो सरकार अपने बजट और राजकोषीय नीति के द्वारा करेगी। तो ये चीज राष्ट्रवाद में परिवर्तित हुआ। इसमें सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की दृष्टि से जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो प्रयास किए जाते हैं, जो नीति अपनाई जाती है, उसे राष्ट्र निर्माण कहा जाता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्र निर्माण क्या है? तो इसलिए जो इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो काम किया जाएगा वो राष्ट्र निर्माण कहलाएगा। ठीक, यानी कैसे हम
समानता, सामाजिक न्याय, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें, उसके लिए जो भी हम क्या करेंगे, जो भी नीति बनाई जाएगी, जो भी कार्यक्रम यानी गवर्नमेंट के पॉलिसीज चलाए जाएंगे, गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आज जनधन योजना से सबके खाते खोल रही है, तो सबको वित्तीय समावेशित कर रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। मान लीजिए गवर्नमेंट उज्ज्वला योजना से सबको गैस दे रही है, तो गरीबों को मदद कर रही है। मान लीजिए गवर्नमेंट फ्री का अनाज दे रही है, तो सबको खाना मिले, एश्योर कर रही है। तो इसको हमने राष्ट्र निर्माण कहा है। इसके लिए जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी इस चीज सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए, वही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। और उसके सामने जो चुनौतियां हैं वो तो मैंने आपसे चर्चा की ही है। तो ये बेसिकली मुझे आपको इंट्रोडक्शन और परिचय में समझाना था कि आखिर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। ये राष्ट्र निर्माण जो बार बार बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आजादी के बाद कैसे हमारा टारगेट चेंज हुआ और हम एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोकतांत्रिक पैटर्न पर बने, जो सामाजिक समानता और न्याय को स्थापित करे। तो आई होप कि आपको चैप्टर का क्रक्स समझ में आ रहा है। अब इसके सामने चुनौतियां क्या क्या आई उस समय, इसकी चर्चा हम अगले सेशन से करना स्टार्ट करेंगे। और राष्ट्र निर्माण की जो अवधारणा है वो थोड़ा अगले सेशन में और अच्छे से समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद से हम इन चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट, कंफ्यूजन या परेशानी है तो अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो ये पूरा प्लेटफॉर्म है, चाहे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से पढ़ें, एप्लीकेशन से पढ़ें या यूट्यूब मंच से पढ़ें, ये 100% एजुकेशन आपको देता है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कंपटीशन के एग्जाम में IIT JEE नीट, ये सारी की सारी आप जो परीक्षा है, तैयारी है, आपका सिलेबस है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से। और आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर करके दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। हाँ, क्या क्या नया आ रहा है, क्या आने वाला है, अपडेशन जितनी है, उसके लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स का जो आप कह सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, उससे आप जरूर जुड़े रहिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें और आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम बहुत सारी वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।